अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नोवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल बाराने इश्क की न्यू एपिसोड। इस नॉवेल के लिए मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, ख़ास करके इंस्टा पर, लेकिन उतने व्यूज़ नहीं आते, उतने रिव्यूज़ भी नहीं आते। मैं जितने इसके ऊपर व्यूज़ आते हैं उससे ज़्यादा तो इनबॉक्स में मैसेजेस आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? इतने मैसेज क्यों करते हैं जब व्यूज़ नहीं होते उसके ऊपर? फिर भी आज लेकर आ गई हूँ आपके लिए एपिसोड न्यू। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवल है बाराने इश्क, एपिसोड नंबर है 12। दामिर खान ने एक सेकंड की ताख़ीर किए बिना ही उसे अपनी तरफ खींचा था और उसके लबों को अपने लबों से कैद करता उसे घुट में भींच गया था। जबकि यमुना रो रही थी, उसका वजूद कांप रहा था, उसकी पुश्त हिलाता दामिर उसकी खौफजदा भीगी आंखों में देख रहा था। खान, खान में गिर जाती, मैं गिरने कभी नहीं देता तुम्हें यमुना। तहमीर ने सरगोशी की थी, लहजा अभी भी बेतासुर था, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो जो यमुना की मोहब्बत को हल्के में ले रहा था, लेकिन अभी इस लम्हे उसकी मोहब्बत को खुद के लिए देखता वो सरशार हो रहा था। अब क्या क्या करना है मुझे? उसकी भीगी आंखें अब सवाला निशान बनी हुई थी, जबकि दैमीर उसे खामोशी से अपने बाजों के घेरे में लिए अंदर ले गया कि बाहर बेइंतहा सर्दी थी। अंदर आते ही गर्मी का एहसास यमुना को सुकून बख्शने लगा तो हवास भी कुछ कुछ बहाल होने लगे थे, लेकिन जिस्म की कपकपाहट अभी भी थी। हे रिलैक्स, डोंट वरी, तुम्हें मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। उसे सोफे पे बिठाता वो मध्यम लहजे में कह रहा था। मुझे तुमसे डर लगता है खान, यमुना खौफजदा नज़रों से उसे देखती कह रही थी। और मुझे तुम्हारा ये खौफ सुकून बख्श रहा है मिसेस यमुना दैमीर खान। उसने बेहद सरगोशी की थी। यमुना आंखों में खौफ और हैरत लिए उसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट थी। क्यों कर रहे हो ऐसा? दैमीर खामोशी से उसे देखता था। उसने यमुना के सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए, वो उसे कहता अपनी जगह से उठने लगा। मुझे हॉस्टल जाना है। यमुना ये कहकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी जब बेहद अचानक दैमीर ने उसे खुद में भेजा था। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि यमुना कर्रा के रह गई। मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से उठ के किचन तक नहीं जा सकती। हॉस्टल तो बहुत दूर की बात है। मिसेस यमुना दैमीर खान। यमुना अब भी खौफजदा नज़रों से उसे देख रही थी कि कुछ देर पहले वो उसे बेहद शफ़ाक इंसान लगा था। कहा था ना कि मेरे निकाह में आओगी तो वो सब करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगा। तुम बहुत ज़ालिम हो खान, यमुना ने चाहते हुए भी दुखी लहजे में कहा था। दैमीर मुस्कुराया था। मैं एक कातिल भी हूँ, वो सरगोशी करता अब उसकी आंखों में देख रहा था। यमुना उसकी आंखों में उस लम्हे वहशत को देख रही थी। उसका दिल सहमा था। किसका कत्ल? अपने बाप हक्कान खान का। वो फिर से कहता उसे झटके से दीवार से पिन कर चुका था और खुद के इस कदर करीब खड़ा कर था कि वो सांस भी मुश्किल से ले रही थी, जबकि यमुना उसके दूसरे रूप को देख के सहमी सहमी सी उसे देख रही थी। मेरे भी कातिल बनना चाहते हो दैमीर हक्कान खान? यमुना ने कहते साथ ही उसे खुद से दूर करने के लिए पीछे धक्का दिया था, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला था और उसके गालों को अपने हाथों से दबोचे अपनी सर्द गिरी आंखें यमुना की सहमी आंखों में गाड़ी थी। तुम्हें इश्क की मार मारूंगा, तुम्हारी मोहब्बत ही तुम्हारी कातिल बनेगी। यमुना कुछ देर उसे देखती रही और फिर अचानक से हंस पड़ी थी, जबकि आंखों में नमी थी। मेरी मोहब्बत तुम्हें पिघला देगी दैमीर हक्कान खान। जितने कोल और जालिम जो तुम बन रहे हो, एक दिन मेरी मोहब्बत में मोम बन के रूम रूम मेरा वजूद अपनी बेपनाह मोहब्बत से भर दोगे। उसके लहजे में इतना यकीन था कि एक पल के लिए दैमीर जैसा चट्टान की मानंद सख्त शख्स का दिल भी डगमगा गया था, लेकिन चेहरे पे वही अजली सर तासुरात थे। चैलेंज मैं सबको करता और तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। मैं चैलेंज नहीं कर रही खान, आई एम वार्निंग यू। वो मुस्कुराती आंखों में यकीन लिए कह रही थी और फिर बेहद अचानक से वो दैमीर के करीब होके अपनी सांसें उसके चेहरे पे छोड़ी थी। उसकी गर्दन में अपने बाजू हायल करती वो आंखें मूंद गई थी। दैमीर अब की हैरत से उसकी बंद पलकों को देख रहा था कि वो जो यमुना को हल्के में ले रहा था, आज वो दैमीर हक्कान खान को हल्के में लेने पे तुली हुई थी। तभी उसे बालों से जकड़ा था। यमुना आंखें खोल के उसे देखने लगी। मैं बेबाक रिश्तों में बिगड़ा हुआ खान हूँ और मैं इस बिगड़े खान से इश्क की गुस्ताखी कर बैठी हूँ।
दैमीर ने आबरू उचका के उसे देखा था और बेहद अचानक उसके लबों पे अपने लब रखता आंखें मूंद गया था कि वो बूंद बूंद यमुना की सांसों को अपनी सांसों में उतार रहा था। एक बात पूछो यमुना। यूनी ग्राउंड में वो तीनों बैठी हुई थी जब असल बेहद गौर से उसे देखती पूछने लगी। पूछो। वो कॉफी का सिप लेती बोली थी। तुम उस दिन दैमीर खान के घर पे क्या कर रही थी? उसके सवाल पे बिल्कुल अचानक यमुना ने चौंक के उसे देखा था, जबकि अंजलि भी यमुना को देख रही थी तो वो कंधे उचका गई। मुझे कॉल आई थी उसकी कि तुम वहां हो और मैं जल्दी पहुंचूं। वो नजरें चुराती कह रही थी। असल ने इस्पात में सर हिलाया था, जबकि अंजलि की एक्सरे मशीन आंखें उसके चेहरे को पढ़ रही थी। तुम्हारा नंबर उसके पास क्या कर रहा? यमुना शाकी नजरों से उसे देखने लगी। मैं मिलने गई थी तो मैंने दिया था। तुम उससे मिलने भी चली गई, हमें क्यों नहीं पता? अंजलि ने हैरत से उसे देखते कहा था, जबकि यमुना उन दोनों को देखती दूसरी तरफ देखने लगी। याद नहीं रहा होगा। अब वो गौर से असल को देख रही थी। तुम्हें पता है कि दैमीर, उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। दैमीर क्या? असल पूछने लगी। कुछ नहीं। यमुना सर झटक गई जब असल की नजर सामने से गुजरते अलेक्जेंडर पे पड़ी थी, जो अपनी कनपटी सहलाता माइकल के साथ बाहर की तरफ जा रहा था। लेकिन रुक के उसने एक नज़र असल पे डाली थी। असल जो उसे ही देख रही थी, वो अखला के सर झुका गई और तकरीबन सामने हाथ में लिए फाइल में ही घुसती चली गई। जब आहिस्तगी से नजरें उठा के देखने की कोशिश की और वो बिल्कुल उसके सामने उसके सर पे खड़ा था, धड़कते दिल के साथ उसने फाइल पे अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। जाओ तुम दोनों यहाँ से। वो सर्द लहजे में उन दोनों को कहने लगा। अंजलि ने घूर के उसे देखा, जबकि यमुना पीछे मुड़ के माइकल को देखने लगी। मुझे और माइकल को घूरना बंद करो, उठो और जाओ यहाँ से। वो तकरीबन घर्राया था। अलेक्जेंडर, मसला क्या है तुम्हारा? अंजलि गुस्से से उठते बोली थी। तुमसे मतलब? अलेक्जेंडर ने अपनी सुर्ख होती आंखों से उसे देखा था। जाके अपने ताज को संभालो। कल रात किसी नई लड़की के साथ नजर आया था मुझे, उसने सर्द लहजे में बिल्कुल अचानक कहा था। अंजलि अंदर तक सुलग गई थी। बदतमीज और जाहिल इंसान हो, वो दांत पीसती बोली थी। थैंक यू सो मच, नाउ गेट लॉस्ट। असल सर झुकाए बैठी थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थी। वो अब यमुना को देख रहा था। तुमने भी कुछ सुनना है अपने दैमीर के बारे में, या जा रही हो? बिग फूल। यमुना उसे कह के वहां से चली गई थी। अंजलि के साथ अपने जंगली दोस्त को संभाल लेना, माइकल को कह के दोनों आगे बढ़ी थी, जबकि माइकल तासुफ से अलेक्जेंडर के पुष्ट को देख रहा था और अलेक्जेंडर अपने सामने बैठी असल के झुके सर को देख रहा था। रोजली कौन है? असल ने चौंक के उसे देखा था, जिसकी नीली आंखों में सर्द तासुर था और लहजा भी वैसे ही सर्द और खुश्क था। मैंने पूछा रोजली कौन है? वो आपके मजीद तेज लहजे में पूछ रहा था। असल कुछ देर उसे देखती रही और फिर उसके अल्फाज की बागश्त उसके कानों में गूंजी थी। 2 टके की लड़की। उसने लब भींच लिए थे। अपनी जगह से उठ के उसके सामने जाके खड़ी हुई थी। तुमसे मतलब होना चाहिए, कह के वो जाने लगी, जब अलेक्जेंडर ने उसकी कलाई पकड़ के उसे फिर से अपने सामने किया था। अपनी नीली आंखें उसकी गिरे आंखों में गाड़ी थी। मुझसे इस टोन में बात नहीं कर सकती तुम, हनीबी। वो कराया था। हाथ छोड़ो मेरा अलेक्जेंडर, असल ने सपाट लहजे में कहा था, जबकि गिरफ्त मजीद सख्त हुई थी अलेक्जेंडर की। दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करती वो उसकी आंखों में देख रही थी। हाथ छोड़ो मेरा अलेक्जेंडर, वो फिर से बोली थी, जब अलेक्जेंडर ने झटके से उसका हाथ छोड़ के उसे धक्का दिया था। माइकल जो उसे ही देख रहा था, अपनी मुट्ठी भींच ली थी उस सख्ती से कि वो उस मासूम लड़की से आखिर चाहता क्या था। असल गुस्से से उसे घूर रही थी। रोजली कौन है? दोबारा नहीं पूछूंगा। वो फिर कराया था। औकात देख के सवाल किया करो मुझसे अलेक्जेंडर एडहाम। असल ने अपनी हिम्मत मुजतमा करते अपने सामने खड़े उस मजबूत जिसामत वाले शख्स से बिना डरे कहा था। आइंदा मेरा रास्ता मत रोकना, वो उसे वार्निंग वाले अंदाज में कहते आगे बढ़ी थी, जबकि अलेक्जेंडर वहीं खड़ा असल को जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पे अजीब मुस्कुराहट थी। माइकल उसके करीब आया था। अलेक्जेंडर, चाहते क्या हो तुम उस लड़की से? सुकून, अलेक्जेंडर ने मुबिम आवाज में कहा था। आंखें अभी तक असल का पीछा कर रही थी,
دمیر حقان خان ایک امپورٹنٹ میٹنگ نپٹا کے اپنے روم میں آیا تھا اور اب اپنے موبائل میں مصروف تھا جب دروازے پر نوک ہوئی تھی۔ یس، مصروف بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی اور دروازہ کھول کے اصل اندر آئی تھی۔ تذبذب میں کھڑی وہ سامنے بیٹھے اس مغرور شخص کو دیکھ رہی تھی جسے کبھی اس نے مسکراتے تو دور کی بات، کبھی چہرے پہ کوئی ایکسپریشن تک دیتے نہیں دیکھا تھا۔ تیمیر نے اچانک نظر اٹھا کے دیکھا تھا اور سامنے اصل کو دیکھ کے وہ چونکا تھا، جبکہ اصل کنفیوز سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اس شخص سے وہ اب کیسے بات کرے کیا کچھ جسے اس نے کیا کچھ کہہ دیا تھا۔ تیمیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ مس اصل پلیز کم۔ وہ نظریں جھکا کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی ٹیبل تک آئی تھی۔ بیٹھیے، وہ مبہوت سا اس کے سادہ سے روپ کو دیکھتا کہنے لگا۔ اصل بیٹھ چکی تھی تو تیمیر بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، بہت سخت الفاظ استعمال کیے میں نے آپ کے لیے۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی۔ شرمندگی اس کے چہرے پہ آیا تھی۔ تیمیر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ خاموش نظروں سے اصل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر تک جب وہ کچھ نہیں بولا تو اصل کوئی نظر اٹھا کے اسے دیکھنا پڑا۔ اصل کو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سرد تاثرات سے جھرجھری ہی آتی تھی۔ اٹس اوکے، تیمیر نے بس اتنا کہا تھا۔ اصل نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کے آفس میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اصل کی بات پہ تیمیر نے ابرو اچکائے تھے، جبکہ اصل نے نظریں چرائی تھی۔ آپ جیسی جاب دیں گے میں کر لوں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اچانک یہ ڈیسیژن کیوں لیا آپ نے؟ تیمیر کے سوال پہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جاب کی ضرورت ہے، میں کریکٹر لیس بندہ ہوں، سوچ لیں آپ۔ تیمیر کی بات پہ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اپنے لب کاٹتی وہ ٹیبل کی سطح کو دیکھنے لگی۔ میں ایکسکیوز کر چکی ہوں۔ اس نے ہنکارا بھرا، ساتھ ہی انٹرکام پہ روپالی کو اندر آنے کو کہا۔ یس مسٹر خان، روپالی نے اندر آتے کہا تھا۔ آج سے مس اصل ذکریہ اس آفس میں میری پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے کام کریں گی۔ اصل نے بالکل اچانک اسے دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ مس اصل کو ان کا کام سمجھا دیجیے گا کہ ان کی فورس سیلری ایڈوانس میں دے دیجیے گا۔ وہ اس پہ ہی اپنی نظریں رکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ اصل کنفیوز سی کبھی اسے دیکھتی کبھی ٹیبل کی سطح کو۔ میں فل ٹائم جاب نہیں کر سکتی مسٹر خان، مجھے یوں نہیں جانا۔ اٹس اوکے مس اصل ذکریہ، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، تیمیر نے بے حد اچانک اس کی بات کاٹتے کہا تھا اور اصل خاموش ہو گئی تھی۔ سو مس روپالی، آپ کو کام سمجھا دیتی ہیں، آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو آپ شیئر کیجیے گا اصل، اس نے لفظ اصل پہ زور دیتے کہا تھا۔ اصل خاموشی سے اٹھ کے روپالی کے ساتھ باہر آئی تھی۔ وہ اسے شکریہ بھی نہ کہہ سکی کہ وہ بے حد پریشان سی ہو گئی تھی۔ اچانک سے پرسنل سیکرٹری کی جاب، تیمیر اس کی ایگزیکٹو پہ شاید حاوی ہونے کے لیے تیمیر اس کی ایکٹیویٹیز پہ شاید حاوی ہونے کے لیے ایسا کر رہا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ وہ پھر سے الیگزینڈر کے کلب میں نہیں جا سکتی تھی کہ اتنی بے عزتی کے بعد وہ اس شخص کے ساتھ کام کرنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ آپشن بس تیمیر حقان خان ہی بچتا تھا، اور وہ اس کی فائل بنا دیکھے ہی ایسے حکم دے رہا تھا کہ اصل کو اپنی پوری شخصیت، پوری زندگی اس کی دسترس میں جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماتھے پہ بل ڈالے ذکریہ بار بار اصل کا میسج دیکھ رہے تھے۔ میری مما کون تھی؟ بس اتنا ہی سوال تھا، اور ذکریہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیں اپنی بیٹی کو۔ انہیں اب فکر ہو رہی تھی اصل کی۔ مجھے اصل کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا کینیڈا، وہ خود کلامی کے انداز میں بولے تھے۔ کہیں روزلی سے تو سامنا نہیں ہوا اصل کا؟ میری بیٹی کو ایسے نہیں چھین سکتے مجھ سے ذکریہ۔ ماضی کی یادوں نے دستک دی تھی جب روزلی کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ روزلی اصل میری بیٹی ہے اور میرے ساتھ رہے گی، میرے ساتھ پاکستان جا کے۔ تم جیسی عورت کے پاس میں اپنی بیٹی کو رہنے کبھی نہیں دے سکتا۔ ذکریہ غرایا تھا، جبکہ روزلی کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ ذکریہ سب چھوڑ چکی ہوں تمہارے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، پھر بھی تم مجھے چھوڑنا چاہ رہے۔ محبت کہاں گئی تمہاری؟ میری بیٹی کو مجھ سے چھین کے تم گناہ کے مرتکب ہوں گے، روزلی نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ روزلی میں فیصلہ کر چکا ہوں، طلاق کے پیپرز بھی مل جائیں گے جلد تمہیں، ذکریہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، اور روزلی نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ طلاق؟ ہاں طلاق، تم سے ہر تعلق ختم کر رہا ہوں، ذکریہ اس پہ ایک نظر ڈال کے کہہ رہا تھا۔ اور وہ محبت، اس نے زیر لب دہرایا تھا۔
मोहब्बत मर गई रोजली, अच्छी लगी थी तभी करीब आया तुम्हारे, लेकिन नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत। मेरे दिल में कोई एहसास नहीं तुम्हारे लिए और ना ही कोई दिलचस्पी है मुझे तुमसे। साथ ही उसे धक्का दिया था और वो दीवार से जा लगी थी, जबकि इस मंजर को एक छोटे से बच्चे ने दरवाजे की ओर से अपनी नीली आंखों से देखा था। उसकी आनी रो रही थी और वो जालिम शख्स उसे धक्का दे रहा था, उसे धुतकार रहा था। ज़िक्रिया ने खौफज़दा नज़रों से एक बार असल के मैसेज को देखा था। वो अब मुसम्मम इरादा कर चुके थे कनाडा जाने का। मोबाइल स्क्रीन ऑफ करके उसने साइड पे रख दिया कि वो असल के मैसेज का कोई जवाब नहीं देना चाहते थे। रोज़ली, अगर तुम जिंदा हो और मेरी बेटी को मुझसे दूर करने का सोच भी रही हो तो तुम्हें अपने हाथों से जिंदा काट दूंगा। ज़िक्रिया ने दांत पीसते हम कलामी की थी। कौन सी लड़की आ गई है तुम्हारी लाइफ में राज? मॉल के अंदर दाखिल होते ही वो घर्राती हुई राज के सर पे पहुंच गई थी। राज ने चौंक के उसे देखा था जो उसे गुस्से से घूर रही थी, जबकि बाकी इर्द गिर्द भी मौजूद लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। किसके साथ मिलकर चीट कर रहे हो मुझे? अंजलि ने फिर से गुस्से में सुर्ख होते कहा था, जबकि राज मुस्कुराने की कोशिश करता इधर उधर देखने लगा। और फिर अंजलि को, क्या कह रही हो? सब यही देख रहे हैं। देखने दो यू चीटर, बताओ कौन है? वो फिर से चिल्लाई थी, जबकि राज ने लब भींचते उसे देखा था। वो अपनी जगह से उठ के उसके करीब आया था और उसका हाथ लिए वो बाहर गया था। थोड़ा साइड पे जाके जहां रश कम था, झटके से उसका हाथ छोड़ा था। क्या मसला है अंजलि? क्यों चाहिलों की तरह चिल्ला रही हो? अंजलि ने गुस्से भरी आंखों से उसे देखा था। चाहिल तुम हो? बताओ मुझे, कौन है वो लड़की जिसके साथ मिलके मुझे चीट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है यार। किसने कह दिया तुमसे ऐसा कुछ? राज झंझलाया था। अंजलि शक भरी निगाहों से उसे देख रही थी। यार ऐसे देखना बंद करो मुझे। कहा तो है कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट ही। वो बात कर रहा था जब मोबाइल पे कॉल आने लगी। उस नंबर देख के वो बौखलाया था जब अंजलि ने मोबाइल उसके हाथ से खींच के कान से लगाया था। हेलो राज, कब आ रहे हो? आज मॉम घर पे नहीं है, अगेन एंजॉय करेंगे। मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्लैक स्कर्ट पहना है। अंजलि बेयकीनी से राज के बौखलाए चेहरे को देख रही थी। राज तुम्हारे साथ था कल रात? और दूसरी तरफ से अचानक कॉल बंद हुई थी। अंजलि देखो प्लीज, बस एक बार ही हुआ, गलती हो गई, अब नहीं होगा। अंजलि ने उसका मोबाइल उसके मुंह पे फेंका था और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मार के वो उस पर थूक के चली गई। अंजलि, राज ने उसे आवाज दी थी, साथ ही अपने मोबाइल के दो टुकड़े देखने लगा। शिट, वो गुस्से से झंझलाया था। अंजलि को जोरदार झटका लगा था। राज आज तक उसे धोखा देता रहा और वो धोखे में ही रहती अगर आज अलेक्जेंडर उसे पॉइंट आउट ना करवाता। वो भीगी आंखों के साथ मॉल से बाहर जा रही थी। दिल बेतरह टूट चुका था जब ही सामने से आते विवेक को न देख पाई और बुरी तरह से उससे टकरा गई थी। भीगी पलकें उठा के उसे देखा था और विवेक ने उसकी भीगी आंखों को बेहद गौर से देखा था। टकराने का शौक चढ़ा है आपको मिस्टर? वो चिल्लाई थी, जबकि विवेक सर खुजाता साइड पे हो गया था। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। वो तो है ही, आप इनकार नहीं कर सकते। वो बदतमीजी से बोलती साइड से होकर चली गई थी, जबकि विवेक मुड़ के उसकी पुश्त देखता रहा। सुबह सुबह इस मनहूस तहमीर खान का इंटरव्यू देख के लगा कि दिन बुरा गुजरेगा, लेकिन आज तो कमाल हो गया। तहमीर खान लकी स्टार बन के आया है आज तो। वो जेरे लब मुस्कुरा रहा था। बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि रात गहरी हो चुकी है। उसने घड़ी पर नजर डाली, रात के 9 बज रहे थे। तहमीर हक्कान खान ने उसे बिला वजह मुख्तलिफ कामों में उलझाए रखा और वो मजबूरन करती गई। गुस्सा भी आ रहा था उसे उस शख्स पे, लेकिन खामोश रही थी और अब रह रह के गुस्सा आ रहा था। और इससे पहले कि फिर से तहमीर खान से सामना होता, वो जल्दी से ऑफिस से बाहर निकली थी। टैक्सी के लिए नजर दौड़ा रही थी जब उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास हुआ। रोजली। सरगोशी पर वो तकरीबन चीख मारती पीछे हुई थी और खौफजदा नजरों से कुछ देर डीन को देखने लगी। मत घबराओ, मैं डीन हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा कभी। असल ने गहरा सांस लिया था। क्या काम है आपको मुझसे? और मेरा नाम असल है। असल ने सपाट लहजे में कहा था। जानता हूँ, वो धीरे से मुस्कुराया था। बस मुझे तुम रोजली लगती हो, छोटी सी रोजली। डीन ने बेहद मोहब्बत और हकीकत से कहा था। असल खामोश रही थी जबकि डीन उसका जायजा ले रहा था। ब्लू जीन्स पे ब्लैक शर्ट और सर पे ब्लैक स्कार्फ लिए वो हूबहू रोजली ही तो थी। तुमने जिक्रिया को मैसेज किया? उसने सवाल किया था। असल ने इस्बात में सर हिलाया। क्या कहा उसने? वो अब गौर से उसका चेहरा पढ़ रहा था। जवाब नहीं दिया बाबा ने।
اصل نے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا، اب کی بار پوچھنا روزلی کون ہے؟ اصل نے چوک کے اسے دیکھا تھا اور وہ کچھ دیر اصل کو دیکھتا رہا اور پھر جانے کے لیے مڑا۔ اصل عجیب کشمکش میں تھی، تبھی اچانک سے سوال کیا تھا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میرے بابا ہی روزلی کے قاتل ہیں؟ ڈین نے مڑ کے اسے دیکھا تھا، روزلی تمہاری ماں ہے لڑکی، اسے مما بلایا کرو، اپنے بابا سے بھی کنفرم کر سکتی ہو، جب تم روزلی کا پوچھو گی تو بتانا کہ کیا جواب دیا اس نے تمہیں۔ اصل خاموشی سے لب کاٹتی اسے دیکھتی رہی۔ میرے بابا قاتل نہیں ہیں، مما کے، اس نے آہستگی سے کہا تھا، لیکن دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ڈین کی آنکھوں میں عجیب احساس ابھرا تھا، کیونکہ ذکریہ کئی بار تمہاری مما پہ ہاتھ اٹھا چکا ہے، اسے کئی بار زخم دے چکا ہے وہ، اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا، اور اصل حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے بابا کو اس کی مما کا قاتل کہہ رہا تھا۔ اپنے بابا کا دوسرا روپ اس کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا، وہ مکمل گنگ ہو چکی تھی اب۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔